नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट विषय हिंदी से संबंधित इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। तो इकाई 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। नमस्कार रूपेश जी। तो आज के हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, और उसके बाद कुछ अलग से भी डिस्कस करेंगे जो कल रह गया था, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। नीलम जी गुड इवनिंग। तो आज जो बात होगी वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां रही हैं उनसे संबंधित होगी, और यही हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा टॉपिक है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है, तो आज ये दूसरा भाग है। तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं किए तो वो एक बार जरूर देख कर लें। नमस्कार महेश जी। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो ये पद्धतियाँ जो हैं वो वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रमिक पद्धति है, और वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं उनको इस प्रकार से बांटा गया है। तो एक बार अगर हम बात करें जो अपने इस यूनिट के अंतर्गत, तो ये हमारे इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, और कल के जो लेक्चर में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण होगा। तो उसके बाद हमारा इसमें और भी टॉपिक होंगे आदिकाल से संबंधित। नेटवर्क की समस्या बहुत आती है। हाँ, जिस दिन मौसम खराब रहता है तो यहाँ नेटवर्क की समस्या यहाँ बनी ही रहती है। तो शायद आवाज़ तो सही आ रही होगी, क्लियर आपको। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां जो हैं वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति है। तो इसमें एक क्रम से डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर वर्णानुक्रम पद्धति। तो इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता था। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति यही थी कि इसमें उनका जो भी लेखक होते थे या कवि होते थे उनका सभी के नाम के जो वर्ड होते थे, प्रथम वर्ड उसके आधार पर दिया जाता था। तो जैसे नगेंद्र हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ना और हा के क्रम में इसे दिया जाएगा। जो वर्णों का क्रम रहता है उसको ध्यान में रखकर ये लिखे जाते थे। और इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता था। कालक्रम बिल्कुल अलग हो, फिर भी इसके बाद अगर वर्ड का जो क्रम है उसके आधार पर अगर बांटा जाएगा तो इसे फिर तो साथ साथ रख दिया जाएगा। अगर हमें कालक्रम भले ही अलग है लेकिन जो वर्ड है उसको ध्यान में रखकर इनको एक साथ रख दिया जाता था। जैसे कबीर और केशव, तो दोनों के नाम का अक्षर है लेकिन कालक्रम भिन्न है। एक का कालक्रम भक्ति काल है और दूसरे का रीति काल है। तो इन दोनों को भी साथ साथ रख दिया जाता था। तो इस तरह से सभी जो रचनाकार थे उनको ये एक जो कहा जाए अगर इसे, तो ये एक अच्छी पद्धति नहीं होगी, ये दोषपूर्ण पद्धति होगी। क्योंकि अगर कोई भी अध्ययन कर रहे हैं तो उससे पहले उसे कालक्रम के अनुसार अगर लिखा जाए तो वो पद्धति ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसमें जो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गारसा दत्त तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी थी, जो शिव सिंह सेंगर ने और गारसा दत्त तासी ने, जो कल हमने डिस्कस की थी, गारसा दत्त तासी ने लिखी थी रचना, और शिव सिंह गारसा दत्त तासी की जो थी और उसके शिव सिंह सेंगर की तो शिव सिंह सरोज थी। तो इन सभी लोगों ने जो कवियों का विवरण दिया है, काव्य संग्रह संकलित किए हैं, उनको इस प्रकार से दिए हैं जो वर्णों का क्रम रहा है उसके आधार पर। और अगर बात करें कालानुक्रमिक पद्धति, तो इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रमिक तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। तो ये पद्धति सही हो सकती है। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने जो लिखी थी रचना, मिश्र बंधु विनोद लिखा था, जो कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो
एक काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने व्यवस्थित किया था और 4 भागों में इसको प्रकाशित भी किया था अपनी रचना को। तो इसमें जो ये ग्रंथ जो है उसमें कवियों का विवरण, उनमें जो उन्होंने अपना साहित्य रचा है उसके अलग अलग अंगों पर प्रकाश डाला गया है, वो लगभग 5000 कवियों का विवरण है। तो उन्होंने इसको लिखा है कालानुक्रमिक पद्धति के अनुसार, यानी कालक्रम को ध्यान में रखकर, यानी उनकी जन्मतिथि जो है उसको आधार बनाकर लिखा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन व मिस्र बंधुओं ने इस पद्धति में लिखा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो थी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान थी रचना, तो जिसमें जो शायद 1888 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें लगभग 1952 कवियों का विवरण था लगभग। तो इसमें और जो मिस्र बंधुओं ने लिखी थी, दोनों में ही इस पद्धति का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद बात करें वैज्ञानिक पद्धति, तो इस पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता, जो भी तथ्य होते हैं उनको क्रमबद्ध करके और व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति में। और इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। तो इसमें जो भी लिखा जाएगा, जो भी इस पद्धति का प्रयोग करेगा, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए और तथ्यों की पुष्टि आवश्यक है। उसमें वैज्ञानिक पद्धति जो है ये भी बिल्कुल एक क्रमबद्धता के आधार पर ही लिखी जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ दोष हैं कि वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों को ही नहीं बल्कि व्यवस्था व विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः विश्लेषण भी आवश्यक है। तो इसमें अगर तथ्यों को ही ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है तो उसके आधार पर ही नहीं, अगर सब व्यवस्थित करना भी उनको जरूरी हो जाता है, उसकी जो व्यवस्था है उसको विश्लेषित भी किया जाना चाहिए। जो भी हम ग्रंथ लिख रहे हैं उसका विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। और इसके बाद है विधेयवादी पद्धति। तो ये पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन थे। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 भागों में बांटा है। तो तेन महोदय ने जो ये रचना लिखी है उसमें जाति, वातावरण और छड़ के आधार पर इन्होंने 3 भागों में से बांटा है। तो सबसे पहले इस तरीके के लिखने की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी ने की थी। तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने जो लिखा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चिरवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि के अंत तक इन्हीं चिरवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इसके अंतर्गत जो वहाँ का वातावरण के आधार पर और जहाँ जो क्षण रहा है, जो समय रहा है, उसको ध्यान में रखकर और एक प्रकार के जो एक पद्धति का प्रयोग किया है, जिन्होंने एक प्रकार के कवि को एक साथ रखकर और दूसरे प्रकार के साहित्यकार को दूसरे तरह रखकर इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। दिनेश जी, गुड इवनिंग। तो ये विधेयवादी पद्धति होती है जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका प्रयोग किया है। और इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। तो ये कल हमने थोड़ा छोड़ दिया था ये टॉपिक, क्योंकि और सारे टॉपिक थे इसमें, और सारी जो रचनाएं थी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो से संबंधित जो भी रचनाएं थी वो हमने सभी डिस्कस की थी। तो इसमें ये जो रचना है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। दिनेश जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ आप सभी की दुआओं से। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रयासों से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित होने की एक विशाल योजना के अंतर्गत यह कार्य संपन्न हुआ। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा जो थी उसके प्रयास से उसके द्वारा एक योजना बनाई गई कि जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है तो उसको प्रकाशित करने की एक पूरी योजना बनाई गई, जो कि संवत शायद 2010 में बनाई गई थी संवत के आधार पर। और इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 17-18 जिल्दों में अलग अलग संपादकों एवं शताधिक लेखकों के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये इसकी एक पूरी
ये बनी थी कि इसमें लगभग 17-18 भागों में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें से केवल 16 भाग ही प्रकाशित हो पाए। तो इसमें ये कहा गया था कि अलग अलग संपादक होंगे और सभी लेखकों के सहयोग से इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना ढांचा प्रस्तुत किया था, लगभग उसी प्रकार से उसी को थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया और उसको थोड़ा सा परिवर्तन के साथ उसे प्रस्तुत किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जी की जो रचना थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके आधार पर उसको ही आधार बनाकर उसको ही ढांचा जो था उसी को ही प्रस्तुत करके थोड़ा सा संशोधन के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो इतिहास लेखन की दिशा में जो एक अलग सा प्रयास किया गया है, ये बिल्कुल अलग प्रयास था। और क्योंकि इसमें अलग अलग लेखक द्वारा लिखी गई थी, तो इसमें एक रूपता भी नहीं रही है। सभी के विचारों का, सभी की अपनी शैली का इसमें प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हर एक लेखक की कृति जो बिल्कुल अलग होती है। तो एक रूपता होनी चाहिए इसमें कि जैसे हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है, तो अगर इसके बारे में अगर हम कोई भी रचना लेते हैं तो एक रूपता उसमें होती है, एक लेखक के विचार रहते हैं, एक लेखक जो होता है वो बिल्कुल अपने हिसाब से उसको रचना को ढालता है। लेकिन जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है, तो ये 16 भागों में प्रकाशित हुए और सभी के अलग अलग संपादक रहे हैं। डॉक्टर नगेन ने छठा अध्याय, बिल्कुल बिल्कुल ये छठा भाग जो था श्रृंगार काल, रीतवत से संबंधित, वो डॉक्टर नगेन ने किया था। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे अभी कौन कौन सा किसने किया था। तो ये बस एक मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी आधारशिला थी। तो आपको एक वो बुक तो जरूर लेनी चाहिए, जो भी नेट दे रहे हैं, तो शायद आप में से सब कई के पास तो होगी, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, तो वो जरूर ले लें इसको। तो ये इसका अब हम इसके भाग देख लेते हैं, कौन सा भाग और कौन से संपादक रहे हैं। तो प्रथम भाग जो था हिंदी साहित्य की पीठिका, इस नाम से अलग अलग इसके नाम भी रहे, जो अलग खंड है तो अलग अलग नाम भी रहे हैं और अलग अलग संपादक भी रहे हैं। तो हिंदी साहित्य की पीठिका नाम था उसका, जिसके संपादक थे डॉक्टर राजबली पांडे, छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। और दूसरा हिंदी भाषा का विकास, तो दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, भाग का नाम था, और इसे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने संपादित किया था। और तीसरा भाग आदिकाल था, जिसे पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह ने संपादित किया था। और कई कई जगह पर आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मिल जाएंगे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का उदय और विकास, हिंदी साहित्य का उदय और विकास, जो डॉक्टर विवेक शंकर की अगर आप बुक लेंगे तो उसमें आपको हिंदी साहित्य का उदय एवं विकास भाग, इस भाग का नाम मिलेगा, आदिकाल का जो है। और चौथा भाग है भक्ति काल, जो कि भक्ति काल निर्गुण भक्ति, तो इसके संपादक थे परशुराम चतुर्वेदी। और अगर बात करें पांचवा जो भाग था, तो पांचवा भाग भक्ति काल सगुण भक्ति से संबंधित था, ये नाम था उसका। और इसके संपादक थे देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। तो जो इसमें भी जो विवेक शंकर ने प्रस्तुत की है रचना, उनकी बुक में आपको अलग मिल जाएगा, चंद्रवली पांडे ही मिलेंगे उसमें। तो और छठा जो भाग है वो रीतकाल रीतवत है, और इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र रहे हैं, ये दोनों में सेम है, उनकी बुक में भी सेम मिलेगा आपको। और सातवां जो है वो रीतिकाल रीतमुक्त नाम से ये भाग प्रकाशित हुआ था, और जिसके संपादक थे डॉक्टर भगीरथ मिश्र। और आठवां जो भाग था वो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल, इसके संपादक थे डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। तो ये भी दोनों में सेम मिल जाएगा, बस जो सातवां भाग है, सप्तम भाग है, वो आपको डॉक्टर विवेक शंकर की बुक में जो पंडित विश्वनाथ द्वारा संपादित मिलेगा। और नौवां भाग है द्विवेदी काल, जिसके संपादक रहे हैं पंडित सुधाकर पांडे। और अगर बात करें 10वां भाग की, तो 10वां भाग उत्कर्ष काल जो कि काव्य से संबंधित था,
इसके संपादक रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये उत्कर्ष काल जो है 10वां भाग है, और 10वां भाग का नंद दुलारे वाजपेयी भी मिल जाएंगे आपको कहीं उसमें डॉक्टर विवेक शंकर की बुक में। और 11वां भाग है उत्कर्ष काल नाटक। ये नाटक से संबंधित उत्कर्ष काल दिया गया है और इसके आगे इसका संबंध भी दिया गया है। तो इसके संपादक रहे हैं, इसकी संपादक हैं तो सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। और 12वां था वो कथा साहित्य से संबंधित था और जिसके संपादक हैं डॉक्टर निर्मल जैन, सॉरी निर्मला जैन होगा यहाँ पे, डॉक्टर निर्मला जैन। और 13वां भाग समालोचना, निबंध और पत्रकारिता इससे संबंधित था और इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। और 14वां भाग है अद्यतन काल, जिसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। और इसके बाद 16वां भाग था, सॉरी 15वां भाग जो था वो आंतर भारतीय हिंदी साहित्य नाम से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल संकृत्यन। तो डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल संकृत्यन जो दिया गया है इसके संपादक 15वां भाग के, ये आपको हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है उसमें मिलेगा। और 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य जो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने संपादित किया था। तो ये सभी जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा भाग किसने संपादित किया था, और या नाम जरूर याद रखें क्योंकि संपादक अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग संपादक हो सकते हैं। और अलग इसको एक बार और देख लेते हैं, इसका जो पूरा इसका प्रकाशन वर्ष है और उसके इसमें कितने पृष्ठ हैं वो सभी देख लेते हैं। तो जो भाग 1 है हिंदी साहित्य की पीठिका, उसके राजवली पांडे हैं जो कि प्रथम संस्करण जो 1957 में प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल 38 + 581 पृष्ठ थे। और भाग 2 जो था पीजीटी के लिए पत्रकारिता, पीजीटी के लिए पत्रकारिता के लिए क्या आपने लिखा था, दोबारा लिखिए सर, थोड़े छोटे छोटे मैसेज भेजिए। आपका DSSB की पीजीटी के लिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, प्लीज एक बार दोबारा पूछे, उससे आगे का बोले। DSSB का तो मैंने पढ़ लिया था, उससे पीजीटी से संबंधित। और आदिकाल जो है वो 1983 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। और भक्ति काल जो है भाग 4 ये 1968 में, और भाग 5 1974 में, और भाग 6 1958 में। ये प्रथम संस्करण आपको याद रखना है। इसके बाद किसी ने भी अगर संपादित किया है तो वो अलग अलग होंगे, संपादक रहे हैं। और भाग 7 जो है 1972 में, और भाग 8 1972 में, और भाग 9 1977 में। भाग 10 1971 में प्रकाशित हुआ है और भाग 11 1972 में। पत्रकारिता ऑप्शन के लिए मैं सर आपका आंसर बाद में लेकर, देखो आपसे बाद में कल के वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। आपका आंसर बार बार स्किप हो जा रहा है, मुझसे ध्यान इधर है। और भाग 12 जो है 1984 में प्रकाशित हुआ था, और भाग 13 1965 में, और भाग 14 जो कि अद्यतन काल से संबंधित था जो 1970 में प्रकाशित हुआ था, और भाग 15 1979 में, और भाग 16 1960 में। तो ये सभी जो हैं इनका प्रथम संस्करण जो और इसके जो संपादक रहे हैं वो सभी ध्यान रखने की जरूरत है और सभी आपको याद करने ही चाहिए इनका नाम और इसके प्रथम जो पहली बार जो संस्करण जो इसको प्रस्तुत हुआ था वो सभी। तो ये जो विवरण है इस महाग्रंथ को की व्यापकता, महत्ता और उपदेयता का सही सकता है, अनदेखा करें, इसको जरूर याद करें। आपका आंसर अभी क्लास
आपको कल इसका आंसर जरूर दूंगी। आपने जो है स्किप हो जाए। कुछ पत्रकारिता ऑप्शन के लिए आपने कुछ पूछा था, आप पूछें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी का तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर उपयोगी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आपका जो भी क्वेश्चन हो अब आप पूछ सकते हैं। एक बार ध्यान